जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर मोहम्मद नईम है। मेरा ताल्लुक़ शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर से है। आज हम लोग अस्थमा के बारे में थोड़े से डिस्कशन करेंगे। अस्थमा जिसको हम लोग दमा भी कहते हैं, ये क्या चीज़ है? अस्थमा सांस की नालियों की सोजिश को हम लोग कहते हैं, जिसमें सांस की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं और सांस लेने में मरीज़ को दुश्वारी पेश आती है। इसको हम लोग अस्थमा कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है जी कि अस्थमा के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमने देखनी है वो ये जी कि अस्थमा को हम लोग सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। अस्थमा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी कि इसकी हमने हफ़्ता या 10 दिन या महीना या 6 महीने दवाई खाई और ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। अस्थमा ख़त्म नहीं होता। अस्थमा इंसान के साथ साथ रहता है, क्योंकि उसकी सांस की नालियाँ हसास हैं तो अस्थमा भी साथ रहेगा। इसमें आपने मरीज़ ने मुसलसल दवाई खानी होती है उसमें। अब हम थोड़ा सा अस्थमा के बारे में ये देखते हैं जी, अस्थमा में कैसे पता चलता है कि मरीज़ को अस्थमा है, साइम्पटम्स उसके क्या क्या होते हैं, क्या अलामात आती हैं अस्थमा के अंदर। सबसे पहली जो अलामात होती है वो पेशेंट का सांस ख़राब होना शुरू होता है। उसमें सांस ख़राबी होनी शुरू होती है किसी ख़ास वक्त या किसी ख़ास मौसम में या किसी ख़ास माहौल के अंदर उसका सांस ख़राब होना शुरू होता है। दूसरा, उसमें कभी कभार छाती के अंदर सीटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम लोग वीज़िस कहते हैं। वो सीटियाँ कभी बार इतनी ऊंची होती हैं कि मरीज़ से ज़्यादा उसके जो साथ वाले होते हैं वो भी सुन रहे होते हैं इन सीटियों को। और इसके अलावा खांसी भी आनी है, कभी कभार बलगम के साथ भी हो जाता है, कभी बगैर बलगम के भी हो जाती हैं। और ये तो हो गई जी अलामात। इसके बाद हमें देखना है जी कि अस्थमा को हमने कैसे डायग्नोस करना है कि जी कि इस बंदे को या फ़लाँ बंदे को अस्थमा है। उसके लिए सबसे पहले तो हमने उसकी अलामात को सारा देखना होता है। उससे हमने हिस्ट्री उसकी लेनी होती है, उससे पूछ-गिछ करनी होती है कि क्या क्या अलामात होती हैं, किस किस टाइम पे होती हैं। उन सब चीज़ों के साथ फिर एक स्पायरोमीट्री का एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग फूंक वाला टेस्ट कहते हैं आम उर्दू में। वो टेस्ट कराते हैं, उसके अंदर कुछ ख़ास वैल्यूज़ होती हैं। अगर वो इन वैल्यूज़ को मीट कर रहा होते हैं तो फिर हम उसको फिर लेबल कर देते हैं कि ये अस्थमा है। अब अस्थमा की वजूहात क्या क्या हैं? सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हमसे सवाल पूछते हैं कि जी कि मुझे दमा कैसे हो गया, क्यों मुझे क्यों हो गया दमा। सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जी, सबसे पहले ये मौरूसी बीमारी होती है, यानी कि ये ख़ानदान के अंदर चल रही होती है बीमारी सारी की सारी। इसमें मरीज़ का अपना कोई कसूर नहीं है। यानी कि अगर किसी की सांस की नालियाँ हसास हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आगे उसके बच्चों की सांस की नालियाँ भी हसास हैं। उसमें ये हसासियत का मतलब ये होता है जी बदलता मौसम उसको तंग कर सकता है। धूल, मिट्टी, गर्द गुबार, धुआं, जानवर, परिंदे या कोई भी ऐसी एनवायरनमेंट जिससे सांस की उसको मुश्किल हो सकती है, ये सब चीज़ें आपकी अस्थमा के अंदर मज़ीद उसको शामिल कर देती हैं या अस्थमा को बढ़ा देती हैं। और इसके अलावा बदलता मौसम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग सीजनल अस्थमा कहते हैं, जिसमें सबसे कभी कभार मरीज़ हमें शिकायत करता है जी कि मैं आधा साल बिल्कुल ठीक रहता हूँ, मेरी गर्मियाँ बहुत अच्छी गुजरती हैं, सर्दियों के आते साथ ही मेरा सांस ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग सीजनल अस्थमा कहेंगे। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि जी कि मैं अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट या फैक्ट्री एरिया या किसी अपने काम की जगह पे जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे सांस ख़राब होता है। उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल अस्थमा कह देते हैं, यानी कि उसमें जो उसका ट्रिगरिंग फैक्टर है वो उसकी वर्क प्लेस है। वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि उसको तंग करती है, उसका सांस ख़राब होता है। उसमें धूल मिट्टी हो सकती है, उसमें फैक्ट्री का धुआं हो सकता है, उसमें केमिकल्स हो सकते हैं। और एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसको लोग अक्सर इग्नोर भी कर देते हैं और मानने को भी तैयार नहीं होते, वो होता है कि जी के घरों के अंदर कबूतर और तोते परिंदे रखना। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज होता है सांस की बीमारियों का, जो कि अस्थमा को जो ट्रिगर आउट कर देती है। अगर ये अस्थमा को कॉज नहीं करती तो कम से कम अस्थमा को ठीक होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करती। तो इसके बाद अब हम देख लेते हैं जी कि अब इसके लिए हमने क्या इलाज करना है। सबसे पहले तो जी अस्थमा का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। अब पुराने वक्तों की बात है जी कि पहले इसके लिए हमारे पास टैबलेट्स वगैरह आती थी, सिरप आते थे। और अब काफ़ी मॉडर्न साइंस ने, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत लेटेस्ट किस्म की चीज़ें आ गई जिनके मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट्स होते हैं उसके। सबसे पहले तो आपने पेशेंट को ये समझाना होता है कि जी के जो ट्रीटमेंट आप लेंगे इससे आपको बेनिफिट होगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। अक्सर मरीज़ों का सबसे पहला सवाल ये होता है जी कि जो इन्हेलर्स हैं, जो DPIs हैं, जो MDIs हैं, जो इन्हेलर या कैप्सूल फॉर्म में होते हैं कि जी हम इस पर लग जाएंगे। आपने सबसे पहले उनको बावर कराना है कि जी कि ये आपको इसमें कोई ऐसी नशा वाली चीज़ नहीं होती कि ये आपको लग जाएंगे। आपको इसकी ज़रूरत है, आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आप बेहतर महसूस करेंगे। आप छोड़ देंगे, बार बार छोड़ेंगे, बार बार इसको इस्तेमाल करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये भी अपना काम करना छोड़ देंगे। फिर उसके बाद फिर हमें मज़ीद फिर आगे इंजेक्शंस और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और फैंसी किस्म की चीज़ों के ऊपर हमें जाना पड़ जाता है। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जी वो इन्हेलर्स हैं।
मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ जी कि आप सुबह और शाम को इन्हेलर लाजमी इस्तेमाल करें। जिस दिन सांस आपका ठीक भी है उस दिन भी इन्हेलर इस्तेमाल करें। सांस को ख़राब होने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि जब एक दफ़ा सांस ख़राब हो जाता है फिर उसको ठीक करने के लिए हमें नेबुलाइजेशन या भाप जैसे होती है हमें वो देनी पड़ती हैं, कुछ इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। यानी अस्थमा को हमने कंट्रोल में रखना है। एक बात और याद रखिए जी कि अस्थमा को हमने हमेशा कंट्रोल में रखते होते हैं। अस्थमा ट्रीट नहीं हो सकता। ट्रीट मतलब ये कि जी कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि महीना दवाई खाई तो बस जान छूट गई इससे। आपने अस्थमा को अपने कंट्रोल में रखना है, और कंट्रोल में रखने के लिए आपको इन्हेलर्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स जो होती हैं वो लाजमी इस्तेमाल करनी है और मुसलसल इस्तेमाल करनी है। फॉर लाइफ आपने इस्तेमाल करनी होती है। दूसरा चीज़ ये होती है जी कि आपने किसी ऐसी जगह से या किसी ऐसे खाने से या किसी ऐसे माहौल से आपने अवॉइड करना है जो कि आपके अस्थमा को ट्रिगर कर दे, जिसमें आपने धूल, मिट्टी, गर्द गुबार, धुआं, इन चीज़ों से अवॉइड करना होता है। आपने ठंडी तेज़ हवा के अंदर ना बैठें। जानवर, परिंदे, तोते, कबूतर, जो बालों वाले जानवर होते हैं उनसे दूर रहें, उनसे इज्तनाब करें। कभी पर कुछ लोगों को किसी ख़ास दवाई से या किसी ख़ास खाने से भी बहुत अस्थमा हो जाता है। उसमें किसी को चावल तंग करते हैं, किसी को दूध तंग करता है, किसी को चने तंग करते हैं, किसी को नट्स वाली चीज़ें तंग करती हैं। लेकिन अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको खाने से नहीं होता और उन्होंने खाम खा अपनी सारी चीज़ें बंद की होती हैं। तो मैं अपने मरीज़ों से सबसे पहले ये कहता हूँ जी कि आप सबसे पहले, हर मरीज़ को अपने बारे में सबसे बेहतर पता होता है कि जी कि मुझे क्या चीज़ तंग करती है। तो मैं तो अपने पेशेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि जी कि आपने पहले ये चेक करें कि आपको क्या चीज़ तंग करिए खाने की। खाम खा आप अपनी हर चीज़ें बंद ना करते रहें। यानी कि कुछ लोगों को दूध और इन सब चीज़ों से मसला होता है तो उसको बंद करें। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, अक्सर बल्कि पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई भी चीज़ तंग नहीं कर रही होती, उनका ट्रिगर फैक्टर ही कुछ और होता है और उन्होंने अपनी खुराक में से दूध, चावल, अंडा हर चीज़ बंद की होती है। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा, ट्रीटमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जी फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब हम लोग कहते हैं जी कि एक दफ़ा हमने ट्रीटमेंट दे दिया पेशेंट को, दोबारा हमने उसको फ़ौरी तौर पे हम उसको हफ़्ते या 2 हफ़्ते के बाद दोबारा बुलाते हैं पेशेंट को, ये देखने के लिए कि उसकी टेक्निक ठीक है जो हमने उसको सिखाई थी इन्हेलर्स की, आया वो सही तरह से इस्तेमाल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि ये एक हमारा बहुत बड़ा सोशल डायलेमा है कि जी कि आप पब्लिकली इन्हेलर को इस्तेमाल करेंगे तो आधी पब्लिक आपको खड़े करके देखना शुरू हो जाती है। तो इसमें जो स्पेशली जो कि हमारी यंग फीमेल पेशेंट्स होती हैं या जो स्कूल गोइंग जो कि बच्चे होते हैं, उनको हम लोग ये बताते हैं कि आपने अपने घर में रेगुलरली सुबह और शाम को आपने अपने इन्हेलर्स जो यूज़ करने हैं और साथ एक रेस्क्यू इन्हेलर होता है वो अपने साथ रखना है, ताकि खुदा न खास्ता कभी अगर बाहर स्कूल में या कभी किसी वर्क प्लेस पर ज़रूरत पड़े तो उसी वक्त फ़ौरन निकाल के इन्हेलर कर लें। फॉलोअप की बात हम कर रहे थे। फॉलोअप में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है जी कि आपने रेगुलर पेशेंट्स को अपने पास विजिट पे बुलाना होता है, उनकी टेक्निक चेक करनी होती है, उनका कंप्लायंस कहते हैं जी कि वो इस्तेमाल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ये चेक करना होता है। और ये आपने हर विजिट पे हम लोग उनका चेक करते हैं। इन्हेलर के बाद आपने कुल्ली किया है क्योंकि मुंह के अंदर छाले वगैरह बन जाते हैं, और स्मोकिंग की अगर हैबिट है तो स्मोकिंग को हमने रोकना होता है जी कि पेशेंट से कहना होता है स्मोकिंग ना करें। और बस ये चीज़ें जी अस्थमा की। इसके अलावा अस्थमा की एक बहुत अच्छी वेबसाइट्स भी हैं, और सांस ज़िंदगी है एक वेबसाइट है जिसका हेल्पलाइन नंबर है 02111111465। इसमें से क्योंकि अक्सर पेशेंट्स को अस्पताल आने के अंदर मसला होता है आजकल, क्योंकि कोविड की भी सिचुएशन है तो लोग घरों से निकलते हुए भी थोड़ा सा इज्तनाब कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी थोड़ा सा ज़रा कम बाहर आ रहे हैं और कम पेशेंट्स को जो है चेक कर रहे हैं। तो ये हेल्पलाइन एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जी कि आप हेल्पलाइन के थ्रू पेशेंट के साथ बात कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको बोल दिया, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सांस ज़िंदगी है, हेल्पलाइन है जी 02111111465। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।